तो गाइस मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 सौर विकिरण, उष्मा संतुलन एवं तापमान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। यह इस वीडियो का 7वां पार्ट है। अगर आप इसके बाकी के 6 पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उन्हें देखें। हम बाकी के 6 पार्ट्स में कवर करवा चुके हैं इंसुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, हीट बजट ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस, और हम पढ़ रहे थे फैक्टर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, यानी कि तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक। देखिए लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो पृथ्वी पर पड़ने वाले तापमान, पृथ्वी पर पड़ने वाले टेम्परेचर को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि अक्षांश, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तट से दूरी, ये तीनों फैक्टर किस तरह से पृथ्वी पर पड़ने वाले तापमान को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। अगर आपने ये तीनों फैक्टर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उन्हें देखें। तो फिर आज की वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं समुद्री धाराओं से लेकर के भूतल के स्वभाव तक। देखिए समुद्री धाराओं को अगर हम टेम्परेचर वाइज अगर हम यहाँ पर बांटें तो हम इसको 2 भागों में ही बांट सकते हैं। एक है हमारी गर्म जलवायु धारा और एक है हमारी ठंडी जलवायु धारा। ठीक है जी। अब देखिए वो कोस्टल लाइन, ठीक है जी, वो समुद्री तटीय भाग जहां पर गर्म जलवायु धारा होगी तो वहां पर यानी कि उस कोस्टल लाइन पर टेम्परेचर कैसा होगा, वहां पर ज्यादा टेम्परेचर होगा आपको। ठीक है जी, वहां पर आपको ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और वहीं वो कोस्टल एरिया जहां पर ठंडी जलवायु धारा बहेंगी, ठीक है, यानी कि वहां का जो पानी होगा वो काफी ठंडा होगा, तो क्या होगा, तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, आपको काफी कम देखने को मिलेगा। इस चीज को आप कुछ डेटा से समझिए। देखिए हमारा जो यूरोप है, आप जानते होंगे कि यूरोप, देखिए यूरोप के जो कोस्टल लाइन है उस कोस्टल लाइन पर एक गर्म जलवायु धारा बहती है। ठीक है जी। अब ये गर्म जलवायु धारा कौन सी है, ये है हमारी गल्फ स्ट्रीम। ठीक है जी, यह है हमारी गल्फ स्ट्रीम। अब देखिए कोस्टल लाइन पर ये गर्म जलवायु धारा जब बहती है तो इसकी वजह से यूरोप का जो कोस्टल पार्ट है वहां पर टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अब देखिए, अब एक तो एग्जाम्पल हो गया गर्म जलवायु धारा का। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं ठंडी जलवायु धारा का। अब देखिए आपने कुछ देर पहले ही आपने गल्फ स्ट्रीम को पढ़ा था। देखिए जिस अक्षांश पर गल्फ स्ट्रीम है उसी अक्षांश के बिल्कुल नजदीक ही दूसरी ठंडी जलवायु धारा बहती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैब्राडोर बोलते हैं हम इसको। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैब्राडोर। अब देखिए ये लैब्राडोर इतनी ज्यादा ठंडी जल धारा है जिसकी वजह से जहां पर ये बहती है, यानी कि ये जहां पर ये लैब्राडोर पर ही बहती है, तो फिर देखिए उस तटीय भाग पर कितनी ज्यादा, मतलब कितनी ज्यादा बर्फ पड़ती है। आप समझिए कि यहाँ पर 9 महीने लगातार ये पूरा एरिया बर्फ से ढक जाता है, यानी कि ये जल धारा इतनी ज्यादा ठंडी कि यहाँ पर 9 महीने लगातार यहाँ पर बर्फ ही जमी रहती है। तो फिर इससे आप समझ सकते हैं कि इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो कितना ज्यादा प्रभावित करते हैं उस जगह को। ठीक है जी। तो इसलिए जितने भी हमारे जो पृथ्वी जितने भी भूभाग है वहां पर कहीं पर बहुत ज्यादा तापमान पड़ रहा है तो वहां तो कहीं पर बहुत ही कम टेम्परेचर पड़ रहा है। इसके जो कारण है ये आपको, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहे हैं। चलिए अब समुद्री धाराओं का आप एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए आपने जर्मनी का नाम सुना ही होगा, जर्मनी देश आपने देखा भी होगा कुछ लोगों ने। तो देखिए जो जर्मनी जो देश है, ठीक है जी, अगर हम उसको अक्षांश पर देखें तो ये कितने डिग्री पर है, तो भाई देखो ये है 52 डिग्री, 52 डिग्री के आसपास इसका अक्षांश पड़ता है। और भाई अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें तो देखिए न्यूयॉर्क का जो अक्षांश है वो है 40 डिग्री अक्षांश पर ये स्थित है। ठीक है, मतलब ये बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। ठीक है, मतलब कि थोड़े पास पास ही है। अब देखिए यहाँ पर जो जलधारा बहती है, इस जलधारा के बहने के कारण यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है यहाँ पर सेम टेम्परेचर आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। तो फिर उम्मीद है कि आपको समुद्री धाराओं का आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रचलित पवनें किस
तरह से धरातल पर पड़ने वाले टेम्परेचर यानी कि तापमान को प्रभावित करती है। देखिए, जैसे आपने अभी अभी समुद्री धाराओं के बारे में पढ़ा, वैसा ही प्रचलित पवनें भी हैं। देखिए, अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो हवा भी दो ही तरह की होती है, एक होगी गर्म हवा, एक होगी ठंडी हवा। जिन क्षेत्रों में गर्म हवा बहेगी तो वहां का टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा। जिन जगहों पर ठंडी वायु बहेगी तो वहां पर टेम्परेचर कैसा होगा, काफी कम देखने को आपको मिलेगा। जैसे कि इसे भी आप कुछ एग्जाम्पल से समझिए कि देखिए, आपने इटली देश का नाम सुना होगा। इटली देश में एक गर्म वायु बहती है और ये गर्म वायु आती कहाँ से, ये आती है जी सहारा मरुस्थल से। इसमें इसका आपने नाम सुना होगा जरूर, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल से गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं बहती हैं इटली की तरफ, जिसकी वजह से इटली का जो टेम्परेचर है वो काफी बढ़ जाता है। अब गर्म हवा का दूसरा एग्जांपल और समझिए कि देखिए, आपने चिनूक नाम सुना होगा। चिनूक हमारे एक इंडियन चॉपर है, उसका नाम भी चिनूक है। तो जो चिनूक है, ये जो चिनूक है, ये भी क्या है, ये भी एक तरह की गर्म हवाएं हैं। और ये गर्म हवाएं कहाँ चलती है, ये चलती है उत्तर अमेरिका। ठीक है जी, ये चलती है उत्तर अमेरिका के मैदानों में हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से उत्तर अमेरिका के जो मैदानों का जो टेम्परेचर है वो काफी बढ़ जाता है। ठीक है जी, तो ये तो हमने बात कर ली विदेशों की। अगर हम अपने भारत की ही बात करें तो देखिए, आपने भी उस गर्म हवा का नाम सुना होगा, हम उसको बोलते हैं लू। ठीक है जी, हमारे देश के अंदर जो गर्म हवा जो चलती है नदर्न इंडिया में, ठीक है जी, उत्तर भारत में जो हवा चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। और ये जो गर्म हवा जब चलती है तो जो हमारे देश में भी जून जुलाई के टाइम में भी इसका जो टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच जाता है, ये पहुँच जाते हैं इस गर्म हवा की वजह से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो जी, ये तो एग्जाम्पल हो गए गर्म हवा के। अब जरा आप ठंडी हवाओं के भी कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, चीन में एक ठंडी हवा चलती है, ये ठंडी हवा चलती है मध्य एशिया से। ठीक है जी, ये हवा चलती है मध्य एशिया से, काफी ठंडी हवा चलती है, जिसकी वजह से चीन का जो टेम्परेचर है वो काफी गिर जाता है और वहां पर ठंड पड़ती है। किस हवा से पड़ती है, ये पड़ती है मध्य एशिया से पड़ती है। अगर हम बात करें कि भाई हमारे भारत देश में कौन सी वायु से हमारे भारत देश में बर्फ पड़ती है, ठीक है, अगर हम कराकोरम की बात करें या फिर अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, कुल्लू मनाली की बात करें, तो देखिए यहाँ पर जो बर्फ पड़ती है ये पड़ती है साइबेरियाई हवाओं से। ठीक है जी, साइबेरियाई हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो नॉर्थ जो इंडिया है, ठीक है जी, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की कर रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर की कर रहा हूँ। तो वहाँ पर साइबेरियाई हवाओं की वजह से ही वहाँ पर क्या पड़ती है, आपकी बर्फ देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो फिर आप समझ गए होंगे कि समुद्री धाराएं प्रचलित पवनें किस तरह से तापमान को यहाँ पर नियंत्रित करती हैं। चलिए, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा भूमि का ढाल, कि भूमि के ढाल की वजह से किस तरह से तापमान नियंत्रित होता है। देखिए, जो हमारा जो भूमि का ढाल है ये दरअसल देखने को मिलते हैं हमारे पहाड़ी भागों पर। ठीक है जी, ये हमें देखने को मिलता है पहाड़ी भागों पर। देखिए, मान के चलिए ये आपका पहाड़ है, ठीक है जी, मान के चलिए कि ये आपका पहाड़ है, सूर्य की जो लोकेशन है वो है इस तरफ, तो सारी की सारी जो ऊर्जा मिलेगी, जो सूर्य की जो किरणें पड़ेंगी वो पड़ेगी इस वाले पार्ट पर। ठीक है, जिसकी वजह से इस वाले पार्ट पर आपको किस तरह का टेम्परेचर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। लेकिन जो इस वाले पार्ट पर सूर्य की किरणें बहुत कम या फिर ना के बराबर आ रही है, तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो भूमि के ढालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर आपके क्या आते हैं, पहाड़ी भाग ही आपके यहाँ पर आते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा भूतल का स्वभाव। देखिए, भूतल के स्वभाव भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा। मान के चलिए कुछ जगह ऐसी है, वो जगह पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। ठीक है जी, अब देखिए, जो बर्फ से जो ढकी हुई जगह होती है, बर्फ ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती है, बल्कि ये शीशे की तरह रिएक्ट करती है। ठीक है, ये ग्लास की तरह रिएक्ट करती है। देखिए कैसे रिएक्ट करती है, कि मान के चलिए कि ये हमारी जगह है और यहाँ पर क्या है, बर्फ जमी हुई है। ठीक है जी, जैसे ही किरणें आएंगी तो बर्फ क्या करती है, किरणों को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देती है और बहुत ही कम एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर आपका हमेशा कम ही आपको देखने को मिलता है। आप दूसरा कारण समझ सकते हो, दूसरा देख सकते हो जो भूतल का स्वभाव है, कि आपने देखे होंगे बहुत सारे जंगल
ऐसे बहुत सारे जो जंगल है जो पूरी तरह से ढके हुए हैं, ठीक है। सघन वहां पर क्या है, सघन वहां पर आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, हाई डेंसिटी वाले आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जो सूर्य की जो किरणें हैं वो अर्थ के उस सरफेस पार्ट तक, वो जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती, बल्कि वो पेड़, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, इन पेड़ों से टकरा करके ही वापस लौट जाती हैं। ठीक है जी। तो फिर यहाँ पर हमारे सारे के सारे टॉपिक हम हमारे यहाँ पे कवर हो चुके हैं। तो फिर आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो फिर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान का क्षैतिज वितरण। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और भी आगे ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।